से जबरदस्त हुआ है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर अन्य विरोधी दल। हर किसी ने हैदराबाद की हिंसा पर अपना हाथ साफ किया। लेकिन क्या यह सिर्फ राजनीतिक मसला है? क्योंकि जिस वजह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में एक खास एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। ये एजेंडा है, किसी भी कीमत पर मुद्दे को गर्म रखो, अल्पसंख्यकों की भावनाओं के आहत होने की बात को सार्वजनिक करते रहो और इसके आधार पर राजनीति को प्रभावित करते रहो। हम शुरुआत कर रहे हैं हैदराबाद से, जहां की हवा दिनों दिन खराब होती जा रही है। धार्मिक कट्टरता के सहारे हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है अमन और शांति को। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देखिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा के विरोध की ये तस्वीरें जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विरोध कल रात भर होता रहा। टी राजा सिंह पर पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है, जबकि बीती रात ही अदालत से उन्हें जमानत मिल चुकी है। वो जमानत पर फिलहाल रिहा हुए हैं और हैदराबाद के बहादुरपुरा और चंचलगुड़ा समेत कई इलाकों में इसके खिलाफ, उनके जमानत के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र भीड़ को इस तरह रात भर तमाशा और प्रदर्शन करते आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन ये पूरा तमाशा और घंटा रात भर चला। इस तमाशे में एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों के घायल होने की खबर। विरोध और हंगामे के बीच सर तन से जुदा करने वाले नायरे भी लगाए गए हैं। जी हां, टी राजा के वकील को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी। टी राजा के वकील करुणा सागर ने फोन पर अपनी मिली धमकी के बारे में जो कहा, वो आपके लिए जानना आवश्यक है। पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। After yesterday's MLA Raja Singh remand rejection order, I, as an advocate who argued the case, being receiving several threatening calls to kill me for defending MLA Raja Singh. After yesterday's MLA Raja Singh remand rejection order, I, as an advocate who argued the case, being receiving several threatening calls to kill me for defending MLA Raja Singh. ये जो धमकी दी गई है, ये जो तस्वीरें जो रात भर तमाशे की, उत्पात की और दंड की दिखाई हमने अभी आपको, ये हैदराबाद में सनसनी फैलाने के लिए अपने आप में काफी है। लेकिन क्या इसकी आवश्यकता थी? जरा इस पूरे मामले को हम आपके सामने रखते हैं, फिर कुछ चुनिंदा सवाल भी रखेंगे। टी राजा ने सोमवार की रात में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें तथाकथित तौर पर उन पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने का आरोप लगा। उनके इस बयान के बाद बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और जब यह विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया तो सरकार ने कार्रवाई की। मंगलवार की सुबह ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने टी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया, कारण बताओ नोटिस दिया और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन और भरोसा भी दिया। पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और 153A के तहत मामला दर्ज किया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। शाम में कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर को वापस लेते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया और जमानत के ऑर्डर के साथ ही टी राजा की रिहाई हुई। वो बाहर निकले तो बाहर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के युवक प्रदर्शन करने निकले। अब सवाल यह उठता है कि अदालत ने टी राजा को जमानत दी है और टी राजा सिंह अदालत की जमानत पर बाहर निकले हुए हैं। उनके खिलाफ लोकल पुलिस ने कार्रवाई भी की। अब जब वो बेल पर रिहा हैं अदालती कार्रवाई के बाद, तो क्या इस तरह का गुस्सा, इस तरह का विरोध, इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का हंगामा सड़कों पर जायज है? भारतीय जनता पार्टी ने टी राजा पर फौरन कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने में कतई देरी नहीं की। पार्टी के आदेश की कॉपी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारत 24 पर आप लगातार देखते रहे हैं कल से लेकर आज तक। भारतीय जनता पार्टी ने टी राजा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया और 10 दिनों के भीतर में उनसे जवाब भी मांगा है। भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई आपके सामने है, पुलिस की कार्रवाई आपके सामने है।
अमन को लेकर नुकसान पहुंचाने वाली लोगों की कोशिशें भी आपके सामने हैं। यानी कि पूरे तरीके से अब टी राजा के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, आम लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है और हैदराबाद में अमन चैन को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह दिखाएं कि एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है। इस पूरे मामले पर शांति बहाल करने की बातों को कहने के बजाय असदुद्दीन ओवैसी टी राजा की निंदा करके सीधे भारतीय जनता पार्टी पर दंगा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं ओवैसी साहब। वो कल जो बीजेपी के विधायक का कोर्ट ने सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस को देकर उनको रिलीज ऑर्डर जारी किया, हम सरकार से उम्मीद करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। उन पर संगीन इल्जामात हैं। उन्होंने वीडियो जारी करके ये बात कही है, तो दोबारा उनको रेक्टिफिकेशन, जो कानूनी रेक्टिफिकेशन कर उनको दोबारा जेल को भिजाना चाहिए। ये हमारा मेन डिमांड सरकार से है। और ये तो आप देखिए, शांति की अपील नहीं की ओवैसी साहब ने, सौहार्द बनाए रखने की अपील नहीं की। उन्हीं का शहर है साहब, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। हवा में कट्टरवाद का एक जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश से कम नहीं है। और ये सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है। आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके साथ। दरअसल पूरे दक्षिण भारत को अपनी चपेट में लेने की एक बहुत सोची समझी रणनीति दिखाई देती है। कई ऐसे संगठन हैं जो कि पर्दे के पीछे अपना काम कर रहे हैं। अब जरा कर्नाटक का हिजाब विवाद ले लीजिए। आपको याद होगा, हिजाब को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ था 1 जनवरी 2022 को। उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के चलते कॉलेज के क्लासरूम में बैठने से मना किया जाता है, क्योंकि वो जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म पॉलिसी के खिलाफ था। कॉलेज मैनेजमेंट ने अपनी नई यूनिफॉर्म पॉलिसी का आधार बताते हुए इस पूरे बात को सामने रखा। मामले को तूल दिया गया। जिस लड़के को अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस छात्रा को, पीएफआई की ये समर्थक निकली, पहले ये पीएफआई के साथ काम करती थी। छात्राओं के नाम पर कर्नाटक के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। दलील दी गई कि हिजाब ना पहनने से महिलाओं का अपमान हो रहा है, संविधान की आर्टिकल 14 और 15 के तहत मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। किसी भी कोर्ट से इस मामले में अभी तक राहत नहीं मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला स्पष्ट तौर से कहा, जिसमें लिखा गया था कि छात्र स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। स्कूल या कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है। हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाओं को इसके बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए पैरवी की गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। जब मौलिक अधिकार वाली दलील काम नहीं आई तो मैंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही मुस्लिम छात्राओं ने अब तक 145 छात्रों से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर कॉलेज छोड़ने की बात कही। जरा सोचिए कितनी सोची समझी रणनीति है। अब जरा आपको दिखाते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जो दक्षिण भारत में शांति को भंग करके पूरे तरीके से वहां पर अपने आप को काबिज करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा और पॉपुलर नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर अभी तक किसी तरह का कोई बैन नहीं है, लेकिन प्रतिबंधित संगठन सिमी का ये एक नया अवतार माना जाता है। पीएफआई दक्षिण से शुरू होकर उत्तर भारत तक अपनी पैठ जमाते जा रहा है। एक और संगठन है जिसका नाम है एनडीएफ, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फंड, जिसका केरल में बहुत बड़ा असर माना जाता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद से 1994 में इसका गठन किया गया था। जो तीसरा नाम है संगठन का, जो कि बहुत सक्रिय है, वो है अम-उल्लाह। तमिलनाडु में यह बहुत सक्रिय है। ये बताया जाता है कि तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ करने में पूरी तरीके से काम कर रहा है। चौथा बड़ा नाम दीनदयाल अंजुमन का है, जो कि हैदराबाद में सक्रिय हैं। लोगों को भड़काने में इनकी भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ये तमाम ऐसे कट्टरपंथी जमात हैं जो सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि कर्नाटक से लेकर केरल तक और उसके साथ साथ अब उत्तर भारत में भी अपनी पैठ को पसारते जा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से अपनी मदद लेते हैं और उसके साथ साथ आगे भी बढ़ते हैं। अब आपको पीएफआई का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं। आम लोगों के बीच कट्टरवाद को बढ़ावा देने में फिलहाल जो सबसे बड़ा नाम लगातार सामने आ रहा है वो है पीएफआई।
ये सिमी का अवतार माना जाता है। कई ऐसे इसमें सदस्य काम करते हैं, कई ऐसे लोग इसमें काम करते हैं जो कि पहले प्रतिबंधित संगठन सिमी का हिस्सा हुआ करते थे। अब जरा देखिए कि 2006 में गठन के बाद पीएफआई ने क्या क्या किया है और उस पर किस तरह के आरोप लगे। पीएफआई पर हत्या के आरोप लगे हैं, अपहरण के आरोप लगे हैं, हेट स्पीच के कई आरोप लगे हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं, देश विरोधी ताकतों से चंदा लेने के आरोप लगे हैं, सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप लगे हैं, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के साथ कनेक्शन करके हथियार बनाकर ट्रेनिंग कैंप चलाने के भी आरोप लगे हैं। ये तमाम आरोप हैं जिसकी जांच चल रही है। इसमें से एक भी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। काश पूरी हुई होती, कोई ठोस कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ अब तक हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही ऐसे ही एक ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ था, जिसका हमने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था, पटना के फुलवारी शरीफ में। यहां पर भी पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के तमाम झंडे, आई कार्ड, आतंकी साजिश की पूरी थ्योरी, उसके कागजात बरामद किए गए। कुछ आतंकी भी पकड़े गए और एनआईए अब अपनी जांच कर रही है। हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी यहां पर दी जा रही थी और ट्रेनिंग के लिए बाकायदा केरल से पीआईएफ के लोग पटना पहुंचे हुए थे। पीएफआई ने अति संवेदनशील मसलों पर देश की अल्पसंख्यक आबादी को उकसाने, भड़काने का काम लगातार किया है और यह आरोप उनके ऊपर लगता रहा है। उनकी इसी गतिविधि की वजह से कई जगहों पर हिंसा की साजिश रचने के आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे हैं। जैसे कि पीएफआई के ऊपर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगा, खास करके सीएए प्रोटेस्ट के दौरान, एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान। इसके साथ ही दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक उनके कई सदस्य गिरफ्तार किए गए। पीएफआई ने बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में खला पैदा करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने को भी मुद्दा बनाया और लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। महिलाओं को जुल्म से मुक्ति दिलाने वाले ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ भी जन भावनाओं को भड़काने का आरोप पीएफआई के ऊपर लगा है। 2019-20 में पूरे देश में सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर आग लगाने में और उस पूरी हिंसा को प्रायोजित करने में उसकी फंडिंग करने का आरोप भी पीएफआई पर लगा हुआ है। एनआरसी और सीएए के कानून के खिलाफ जब देश में हिंसा की आग बुझी तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पीएफआई के 125 से ज्यादा संबंधित लोग गिरफ्तार किए गए। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे में भी पीएफआई के सक्रिय साझा काम करने की बातें सामने आई हैं। कई ऐसे नाम जुड़े हैं जो पीएफआई में काम करते रहे। इसलिए हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे तमाम संगठन जो आज पीएफआई या इस तरह के बैनर के तहत काम कर रहे हैं, इन संगठनों के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। और जो कुछ हैदराबाद में हो रहा है उसे इसे नजरिए से देखना चाहिए कि क्या ये पूरा मामला इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि ये बहस का मुद्दा, ये विवाद का मुद्दा खत्म न हो, विवाद पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें, अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काया जा सके और उन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जा सके। और इसके साथ साथ देश में सांप्रदायिक सौहार्द की जो पूरी एक छटा है उसे खत्म करके हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का कहीं ये प्लान तो नहीं है। इसी के प्रति हम आपको सजग करना चाहते हैं। आइए अब आज की चौथी